नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेश कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स इज मैजिक में स्वागत है। पिछला चैप्टर जो था हमारा 4 नंबर, उसका नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण तथा असमीकरण, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अगला चैप्टर है 5th नंबर का, उसका नाम है समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, समांतर श्रेणी से पहले हम पढ़ते हैं अनुक्रम, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है ये आपके लिए जानना ज्यादा जरूरी है। पहले अनुक्रम, अनुक्रम क्या होती है? अनुक्रम होता है संख्याओं के, किन्हीं भी संख्याओं के एक नियमानुसार निश्चित क्रम को, एक निश्चित नियमानुसार जो क्रम होता है उसको क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। संख्याओं के निश्चित नियमानुसार क्रम को अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम कहते हैं। देखिए, जैसे एग्जांपल मैं कहूँ आपको 2, 4, 6, 8 सो ऑन, तो देखो संख्याओं, ये सारी संख्याएं उसके एक निश्चित नियमानुसार यानी निश्चित क्रम को अनुक्रम कहते हैं। ये निश्चित नियमानुसार एक क्रम चलता जा रहा है, जैसे 2 के बाद में 4 के बाद में 6 के बाद में 8। एक निश्चित क्रम किससे चल रहा है? यानी 2 ऐड हो रहा है, इसमें 2 ऐड, इसमें 2 ऐड, इसमें 2 ऐड, निश्चित नियमानुसार चल रहा है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 4, 2, 0, -2 और सो ऑन, तो देखो इसके अंदर 4 के बाद में 2 आया, 2 के बाद में 0 है, 0 के बाद में -2, ऐसे चलता जा रहा है। नियमानुसार क्रम है, चलता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अनुक्रम। ये क्या होता है? अनुक्रम। जो समांतर श्रेणी है वो इन्हीं से बनती है। जब एक निश्चित नियमानुसार संख्याओं का एक क्रम होता है, उसके अंदर पहली संख्या को छोड़ के अगली संख्या अपने पहले वाली संख्याओं को जोड़ने पर अगर बन जाए तो वो कहलाती है समांतर श्रेणी। जैसे इसका अगला पद क्या है? 4। इसको अगर मैं पहले वाले पद, जैसे मेरा क्या है 2 है, 2 के बाद मैंने 2 ऐड किया, क्या आया? 4 आ गया। वैसे जो 6 है, 6 को पहले वाले, जस्ट पहले वाले अंक में उस अंतर को अगर मैं जोड़ के चलूं तो नहीं, वो जो संख्या वो बन जाएगी, तो इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, इसको नोट कर लेना। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, जैसे मैं आपको 2 अनुक्रम दे दूं, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। ठीक है, दूसरा मैंने दे दिया 100, 70, 40, 10 सो। ठीक है, तो इन क्रमों के अंदर इन दोनों अनुक्रम, ये दोनों अनुक्रम है, इन दोनों अनुक्रम में जो अगला वाला अंक है, आगे वाला अंक पहले वाले अंक से जोड़ने पर क्या बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है, अब एक क्या आता है? सार व अंतर, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसको डिनोट करते हैं डी से। डी क्या होता है? लगातार क्रमागत किन्हीं भी दो अंकों के मध्य का अंतर जो है, मतलब आगे वाले से अगर मैं पीछे वाला घटाऊं तो जो डिफरेंस आएगा उन दोनों बीच में, वो क्या कहलाता है? सार व अंतर। मतलब किन्हीं भी 2 पदों के बीच का डिफरेंस, बीच का अंतर क्या कहलाता है? सार व अंतर कहलाता है। जैसे ये मेरा पहला क्रम है कोई A1, ये अगला है A2, A3, ऐसे चलता जाएगा।
ठीक है। तो इनमें से जो a2 है कोई भी दो, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या आगे वाला जो a4 आएगा a4 माइनस a3, ऐसे सोन चलता रहेगा an माइनस an माइनस 1। तो ये जो है ये मिलके क्या बनता है d, ये सार अंतर कहलाता है। मतलब किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, सार अंतर d। ये हमारे सबसे ज्यादा काम आएगा कि सार अंतर कोई भी क्वेश्चन में निकालना पूछ लेगा। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो व्यापक रूप क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। देखो पहला पद क्या होता है, a1 a2 a3 so on an, where n is equal to 1 2 3 4 ठीक है। अब देखो a1 जो है इसको मैं बोलता हूँ a भी बोल सकता हूँ सीधा सीधा, ठीक है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, मैं इसको क्या बोलूँगा d इज इक्वल टू क्या है मेरा a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 इज इक्वल टू क्या आया, a2 इज इक्वल टू आया a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d आया। चलो भाई अब देखो a3 माइनस a2 ये भी क्या होगा d होगा, मतलब a3 इज इक्वल टू क्या हो गया a2 प्लस d, a2 प्लस d। अब a2 प्लस d है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, a2 की वैल्यू क्या है a1 प्लस d, a1 प्लस d आ गई है तो क्या बन गया a1 प्लस 2d, ठीक है। अब देखो a2 इज इक्वल टू आया a1 प्लस d, यहाँ क्या है a1 इज इक्वल टू क्या है a1 प्लस 0d भी लिख सकता हूँ। यहाँ a3 इज इक्वल टू क्या है a1 प्लस, देखो a3 इज इक्वल टू क्या है a1 प्लस 2d, मतलब अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आ रहा है, मतलब 1 कम आ रहा है। यहाँ 2 था तो 1 कम 1 आ रहा है, यहाँ 1 था तो 1 कम 0 आ रहा है। तो मतलब मेरा जो nवां पद होगा वो क्या होगा a1 प्लस n से 1 कम n माइनस 1 और आगे d है ये d है। तो nवां पद जो होगा वो क्या होगा, nवां पद होगा an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इनटू d। ये होता है nवां पद, ये होता है nवां पद, ठीक है। इसको बोलते हैं nवां पद, ठीक है। nवां पद मतलब जो आखिर का पद होता है वो होता है ये, नोट कर लिया। तो मतलब मेरा क्या हुआ, मतलब यहाँ पे मेरा फॉर्मूला बनता है कि nवां पद अगर मैं पूछूं, nवां पद का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा an इज इक्वल टू a प्लस, क्योंकि a1 को a भी ले सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये मेरा एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। दूसरे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया कि अगर a1 इज इक्वल टू तो a ही होता है, a2 इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस d, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। इसी का छोटा रूप चलता रहेगा, n की जगह वैल्यू रखते जाओ, ठीक है। चलो अब देखो व्यापक रूप किसको बोलते हैं, व्यापक रूप, व्यापक रूप बोलते हैं कि पहला a है, a के अंदर मैंने क्या जोड़ा d जोड़ा, यानी होता क्या एक्चुअली में देखो a1 होता है a2 a3 ऐसे तो चलता रहता है। तो मैं a1 की जगह क्या लिखूंगा a2 की जगह मैंने क्या बताया था a प्लस d, a प्लस d, a3 की जगह a प्लस 2d, टिक टिक टिक, an की जगह a प्लस n माइनस 1 इंटू। ये होता है इसका व्यापक रूप, ठीक है। मतलब ये है तो ये ही, लेकिन इसके अंदर क्या है फॉर्मूला। साधारणतः आप समझ गए कोई भी दो पदों के बीच का डिफरेंस, nवां पद आप समझ गए, आखिर का पद an जो होता है वो क्या बोलाता है nवां पद, उसका फॉर्मूला होता है ये, जहाँ d साधारणतः है, n पदों की संख्या है, a पहला टर्म है, पहला पद है और n अंतिम पद है, इसको बोलते हैं अंतिम पद भी। जब अंतिम पद कहीं पूछ ले तो मतलब अंतिम पद ही है, ठीक है।
अब देखो, अब किसी क्वेश्चन में आपको ये पूछ ले, किसी भी क्वेश्चन में पूछ ले, ये तो हो गया आगे से n वां पद, आगे से n वां पद an = a + n-1 × d, ठीक है। जहां अपना AP जो है समांतर श्रेणी वो क्या है, एक बार देख लीजिए, a1 a2 a3 टिक टिक an है, an-1, an है, ठीक है, ये है मान लीजिए। अब ये आगे से n वां पद अगर मैं मुझे पूछे, इस आगे का मतलब होता है स्टार्टिंग से, ऐसे 1 2 3 4 n वां पद पूछे, इसका फॉर्मूला ये होता है। मान लीजिए अंत से n वां पद, अंत से n वां पद क्या होगा, जब ये पूछ ले, मैंने मान लिया कि मेरी AP के अंदर m पद है, माना AP का मतलब तो आप समझिए, इसको AP बोलते हैं, कोष्टक में लिख दूं मैं AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। माना AP में m पद है, मतलब पदों की संख्या कितनी होगी, m, अंतिम से या पीछे से n वां पद क्या होगा। AP में m पद है, मतलब a1 a2, आगे से कहीं n आएगा, बीच में कोई n आएगा, am-1, मतलब मैंने कहा AP में m पद है, मतलब 1 2 3 4 5 6 m-1 am पद है। मैं कहता हूं कि अंतिम से n वां पद यानी पीछे से n वां पद क्या होगा, तो इसको कैसे निकालते हैं, जब पीछे से n वां पद निकालना हो तो उसको लिखते हैं a, कि टोटल नंबर ऑफ कितने हैं मेरे पास, टोटल पद कितने हैं m, मेरे को कहां से निकालना है, पीछे से निकालना है, माइनस n, और उसके अंदर क्या जोड़ना है, एक प्लस में। क्यों, क्योंकि मैं जो फॉर्मूला निकाल रहा हूं ये मेरा आगे से है, आगे से होगा तो जो पीछे से अगर मेरे को निकालना है, तो अगर मैं आगे से देखूंगा तो एक टर्म ज्यादा ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, 10 पद हो गए, अंतिम पद 10वां है, स्टार्टिंग पद 1 है। मैं पूछूं कि पीछे से चौथा पद क्या होगा, पीछे से चौथा मतलब 1 2 3 4, पीछे से चौथा पद ये हुआ, तो चौथा पद क्या है, मेरा आंसर 7 है, ठीक है भाई। अगर मैं कहूं कि स्टार्टिंग से निकालना है, अगर मैं इसको स्टार्टिंग से कैलकुलेशन करूं तो मेरा कौन सा पद होगा, पीछे से चौथा है तो स्टार्टिंग से कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा पद है, 7वां पद है। तो ये 7वां पद मेरा कैसे आया कि टोटल नंबर ऑफ पद मेरे कितने हैं, 10, मेरे को निकालना कितना है, पीछे से 4 निकालना है, -4 +1 जोड़ दूंगा, +1, तो 10 में से 4 गए 6, और 6 + 1 = 7 आ गया, तो मतलब मेरा 7वां टर्म है। यानी जब आगे से देखना हो तो जो पूछा है उसको घटा के एक जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो an + -n + 1 हो गया, तो an = a + n की जगह -1 होता है तो क्या आएगा, a प्लस पूरा लिख दो n - n + 1 और फिर -1 × d, तो क्या आया a + n - 1 से 1 कट गया, -n × d। यानी जब पीछे से n वां पद पूछे तो क्या सूत्र होगा उसका, a + n - 1 × d, यानी m का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने पद है, और n है जो आपको पीछे से पूछा है, तो ये फॉर्मूला होगा उसका। इसको अच्छे से नोट कर लेना, स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन कई बार आ सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब पीछे से निकालना तो बच्चे भूल जाते हैं कि +1 ऐड करना होता है, आप अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। हटा दे रहा हूं, अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मैंने आपको एक एपी दी,
ठीक है। अब मैं इसके अंदर आपको पूछूं कि a1 क्या होगा, पहला पद क्या होगा, तो पहला पद क्या बताओगे आपकी स्टार्टिंग का 0। मैं पूछूं a2 क्या होगा, a2 आपको पता है -3 होगा, ठीक है, आप ऐसे ऐसे बता दोगे। लेकिन अब मैं आपको d पूछूं d क्या होगा, तो d क्या होता है, देखो a2 a1 या a3 a2, कोई भी दो के पद के बीच का अंतर होता है। तो a2 a1, a2 क्या है -3, a1 क्या है 0, या मेरा a3 क्या है -6 और a2 क्या है -3। तो देखो -3 आया, यहाँ से अगर मैंने सोल्व किया तो माइनस माइनस +3, तो -3 है, मतलब मेरा सारा अंतर जो d है वो क्या है -3। a आ गया, d आ गया। मैं nवां पद पूछूं आपसे तो क्या होगा, nवां पद मतलब an क्या होगा a + n-1 इंटू d, ठीक है। a की वैल्यू क्या है मेरी 0, चलो भाई n-1 इंटू d क्या है मेरा -3। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया यहाँ तक। अब हम आप कहोगे कि nवां पद कौन सा निकालें, पद तो दो भाई, 5वां निकालना है, छठा, सातवां, आठवां, लाख, करोड़, कौन सा निकालना है, तो मैं कहूँ 10वां पद निकालो, तो क्या होगा a10 = 10 में से एक गया 9 इंटू -3, 9 3 27 -27। तो आप कहोगी कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाता रहूं तो जो इस AP का जो 10वां पद होगा वो क्या होगा -70, मतलब टिक 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 ये जो पद होगा वो 10वां पद होगा -27, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नोट कर लेना, हटा दूं। किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको नोट करना हो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, ये आपकी एक AP है, 3 15 27 39 का कौन सा पद 6 3 9 है। देखो अगर मैं आपको बता दूं, अगर दोनों कोई भी दो अगर पद लें हम, दोनों के पदों का बीच का अंतर अगर सेम चलता है तो वो AP है। अगर कहीं भी बीच में दो का पद का अंतर जो है वो अगर सेम नहीं आता पीछे वाले से, मतलब वो AP नहीं है, ये ध्यान रखना। जैसे मैं आपको कहूँ 2 4 5 एंड 7 चलता है, तो आपने 4 में से 2 घटाया 2 आया, 7 में से 5 गया तो 2 है, तो आप सोचोगे AP है। नहीं, किन्हीं भी दो, अगर मैं 4 और 5 लूं तो इनके बीच के अंतर जो है वो 2 थोड़ी ना आ रहा है, वो तो 1 आ रहा है। देखो 5 - 4 = 1, ये AP नहीं हुई। AP होगी कि आगे चलता रहो, कोई भी दो टर्म उठा लो उनके बीच का अंतर सेम आना चाहिए, वही AP होगी, मतलब ये AP नहीं, ठीक है। अब देखो का कौन सा पद 639 है, ठीक है। तो कौन सा पद मतलब nवां पद, आपको n की वैल्यू पूछी है, कौन सा पद है, मतलब मान लीजिए मेरी तरफ से जो AP का अंतिम पद है वही 639 है, मान लीजिए मेरा अंतिम पद वही है, अंतिम पद वही है, मतलब मैंने कह दिया कि an = 6 3 9 है। कौन सा पद मतलब मेरे को n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले मैं a की वैल्यू निकालूंगा, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, चलो भाई। अब सारा अंतर d कैसे निकलेगा, किन्हीं भी दो टर्मों का अंतर, तो 15 - 3 क्या बचा 12, ठीक है भाई। अब देखो an का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, a + n-1 इंटू d, आगे कितना है 639, a की वैल्यू कितनी है 3, अब वैल्यू रख दो सबकी, n-1 इंटू dd की वैल्यू 12, तो क्या आएगा 3 + 12 n - 6 3 9 आ गया। अब देखो 12n इधर का इधर रख लो, 12 में से 3 गए 9 बच गए, माइनस के 9 उधर जाएंगे, प्लस के 9, 6 3 9 + 9, अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा 648, ठीक है। तो n = कितना आएगा 648 के अंदर 12 का भाग दे दो, 5 4 n = कितना आ गया 14। अगर कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत आ जाए तो माफ करना, आप रफ कॉपी में एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना, हो सकता है कहीं जल्दबाजी के अंदर या कहीं ध्यान ना दो तो हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत गलती हो जाए, तो आप उसको सही कर लेना, ठीक है। ये n की वैल्यू आ गई।
तो ये पूछा इसका कौन सा पद होगा, तो भाई n बराबर 54, मतलब 54वां जो पद होगा वो ये होगा। समझ आ गया, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, एपी का तीसरा पद 12 है और 50वां पद, 50वां जो पद है वो 106 है, 106 है। 29वां पद याद करो, तो 29वां पद होगा ये। दे दिए क्वेश्चन, देखो मेरे को एपी का तीसरा पद दे दिया 12, मेरा 50वां पद है 106, मेरे को ज्ञात करना है 29वां पद क्या होगा। लिखते हैं सारी चीजें जो दी हुई है। तीसरा पद का मतलब क्या हुआ, a3 = 12। 50वां पद का मतलब कितना हुआ, a50 मतलब 106, ठीक है। 29वां पद क्या होगा, मतलब 1 आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो जैसा कि मैं जानता हूं, आपको इस साइड में लिख दूं, जैसा कि मैं जानता हूं an क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। यहाँ n क्या निकालना है, 29वां पद, मतलब a 29 निकालना है, a + 29 में से गया 28, a + 28d, यानी मेरे को ये निकालना है। तो यहाँ मेरे को जरूरत है पहले पद की और d की, दो ही चीजों की जरूरत है मेरे पास, ना तो a है ना d है। अब निकालते हैं। a3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a + 2d, थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे है 12। a50 को लिख सकता हूँ a + 49d = 100। अब देखो ये दो समीकरण हो गई, मेरे पास दोनों समीकरणों में सोल्व कर सकता हूँ। ये पहली हो गई और ये दूसरी हो गई। अब देखो अगर मैं दूसरी में से अगर मैं पहली घटा दूं तो क्या आएगा, a + 49d माइनस, मैं इसको घटा दूं a + 2d = 106 माइनस 12, मैंने दूसरी में से पहली घटा दी। तो देखो a से तो a कट जाएगा, यहाँ 49d है, यहाँ 2d है, माइनस का निशान था। 49 में से 2 गए, कितने बचे, 47d। 106 में से 12 गए, 6 में से 2 गए, 4 बचे, 10 में से 1 गया, 9 बचे, आ गया। तो 7 दूनी 14, d = क्या आ गया मेरा 2, d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू कहाँ रख देना, इसके अंदर रख दूंगा समीकरण फर्स्ट में। तो देखो रखते हैं समीकरण 1 से, a + 2d, 2 × 2 आगे क्या है 12, तो a बराबर क्या गया, 2 दूनी 4, 12 में से 4 गया 8, मतलब मेरा पहला टर्म क्या है 8 है। d की वैल्यू कितनी है 2, तो a और d चाहिए था मेरे को, तो a की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 8 + 28 × d की वैल्यू कितनी है 2, भाई सोल्व कर लो इसको। 8 दूनी 16 + 6 1 5, कितना हो गया 64 हो गया, ये आपका आंसर, ठीक है। मैं तीसरा पद है, तीसरा लिख लिया, 50वां पद है, 50वां लिख लिया, 29वां चाहिए, 29 चाहिए। इनको आपस में सरल कर लेंगे, दो समीकरण बनेगी, दोनों को सोल्व करिए और d की वैल्यू निकाल लेंगे और वैल्यू यहाँ रख देंगे, 29 आ गया, ठीक है। पोज करके नोट कर लेना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य है। दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य है। अब देखिए पहली बात तो ये कि दो अंकों वाली संख्याएं कौन सी होती है, देखो 0 1 से चल के 9 तक, ये एक अंकों की संख्या होती है क्योंकि इन सब में एक अंक है। फिर दो अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 110 से स्टार्ट होती है, 10 से चलती चलती 99 तक, 99 यहां तक चलती है दो अंकों की।
फिर 100 से वापस 3 अंकों की स्टार्ट हो जाती है जो चलती है 999 तक, इस तरह चलता है। तो आपको पूछे 2 अंकों वाली, यानी 2 अंकों की तो यही है, सिर्फ यही है। मतलब हम जो बात करेंगे वो 10 से लेकर 99 के बीच में करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। अब देखो स्टार्टिंग में क्या है, 10 11 12 13 14, चलते चलते 96 97 98 और 99, ठीक है। ये बोल रहा है 2 अंक वाली कितनी संख्या है, मतलब ये तो फाइनल हो गया कि n की वैल्यू पूछिए कि n क्या होगा, ठीक है भाई, n निकाल लेंगे, n क्या होगा। पहले ये देखो कि पहला पद और लास्ट पद है क्या हमारा, वो निकालते हैं। पहले एपी बनाते हैं। एपी कैसे बनेगी, एपी बनाने के लिए हमें क्या एक नियमानुसार चलना होगा कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद होगा क्या, तो देखते हैं। देखो 7 से भाज्य कौन कौन सी संख्या है, 2 अंकों की 10 है जो 7 से भाज्य नहीं है, 11 में भी 7 का भाग नहीं जाता, 12 में भी नहीं जाता, 13 में नहीं जाता, 14 में जाता है 7 का भाग, 7 दूनी 14। मतलब जो हमारी एपी होगी उसका जो पहला पद होगा वो क्या होगा, 14। 14 से स्टार्ट होगी, ठीक है। अगला क्या होगा, 15 16 17 18, किन्हीं में भाग नहीं जाता, 7 का भाग जस्ट अगला कौन जाता है, 7 या 21, मतलब 21 आ गया। 21 के बाद में 28 आ गया, ऐसे चलता रहेगा। अंतिम पद क्या होगा, देखो 99 में 7 का भाग देखिए, देखो 7 एकम 7, 2 29, 7 का भाग नहीं जाता। अब 98 देके देखो, 7 एकम 7, 2 7 से 28, 98 में भाग जाता है। अब देखिए देख लो 98 जब भाग दोगे 7 का तो 7 एकम 7 असल 2 8 7 चौक 28, 14 टाइम जाता है, ठीक है। तो मतलब हमारा जो अंतिम पद हो गया वो कितना हो गया, 98, क्योंकि ये तो 7 से भाज्य है ही नहीं, तो हमारी एपी क्या बन गई, ये बन गई। देखो इसमें क्या क्या चीज दी है, a1 दिया हुआ हमें 14, लास्ट पद है यानी an का वैल्यू होगी हमारे पास 98, ठीक है। d कैसे निकलता है, d निकलता है किन्हीं भी 2 के बीच का अंतर, तो 21 - 14 = 7। अब a n d सब कुछ आ गया, n की वैल्यू आप निकाल सकते हो आसानी से। n का फॉर्मूला लगाएंगे, a + n - 1 * d = 98। अब a की वैल्यू क्या है, 14, n - 1, d की वैल्यू क्या है, 7, 98। 14 + 7n - 7 = 98। तो देखो 14 में 7 गए, 14 में 7 गए, 7 में से प्लस के 7, अब 7 घटा देंगे, 98 में 7 घटा देंगे, कितना आया, 91 है। n = क्या आ गया, 91/7, 7 एकम 7, 7 × 21 13, यानी जो n की वैल्यू आई है वो क्या आई है, n = 13। मतलब जो हमारा 13वां पद होगा, कितने 2 अंक वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य, तो n बराबर क्या है, 13, यानी 13 संख्याएं ऐसी हैं 2 अंकों की जो 7 से क्या है, भाज्य है, जो जिनमें 7 का भाग जाता है। समझ गए, हटा दो। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एपी है 1 4 7 10 88, तो हमें निकालना है अंत से 12वां पद। देखो हमें निकालना है अंत से 12वां पद। अब अंत से 12वां पद कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पहले बताया था फॉर्मूला, n से 12वां पद निकालना है। तो उसके लिए पहले इसके अंदर n की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। उसमें मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, a m + n - 1 सॉरी m - 1 n + 1 ये बताया था। अब मेरे पास अंत से 12वां पद n की वैल्यू तो आ गई मेरे पास, क्या है, यहाँ मैंने फॉर्मूला बताया था आपको m - n × d, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, पहले n क्या था, पदों की संख्या, तो पहले एपी में पद तो निकालें कितने हैं, n की वैल्यू तो है ही, वो तो रख देंगे। तो चलो पहले ही निकालते हैं। इसके अंदर हमें दिया क्या क्या है, a1 की वैल्यू 1 दी हुई है, an अंतिम पद दिया है 88 है ना, हाँ
डी क्या होता है? अंतर। तो 4 में से 1 गया, इसका डी आ गया। सारी चीजें आ गई। इसका फॉर्मूला रखते हैं, a + n - 1 × d = 88। ठीक है, a1 की वैल्यू 1, n - 1, यहाँ पे n चाहे मान लो, चाहे इसको m मान लो, एक बार के लिए इसको m मान लो आप, अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है इसको m मान लो। d की वैल्यू कितनी है? 3, 88। तो 1 + 3m - 3 = 88। तो 3m 3 में से 1 गया, -2 उधर गया, +2 कितना हो गया? 90। जैसे 2 × 90, m की वैल्यू कितनी आ गई? 90/3 = 30। m की वैल्यू आ गई 30। मतलब आपके पास क्या है? m है, टोटल पद है 30। ठीक है, और आपका n क्या दिया हुआ है? पीछे से निकालना है, मतलब n = आपको निकालना है 12। तो हम क्या करेंगे? m - n + 1 जोड़ देंगे, तो हमारा कौन सा टर्म आएगा? 30 में से 12 गए, कितने बचे? 18। 30 में से 12 गए, कितने बचे? 18 बचे। तो 18 में 1 जोड़ दूंगा तो क्या आएगा? 19। मतलब मेरे को कौन सा पद निकालना है? 19। स्टार्टिंग से कौन सा निकालना है? 19। 19 क्या होता है? a + 18d, a + 18d। या फिर आप इसके अंदर फॉर्मूले में सीधा रख लो, तो यहाँ भी क्या आएगा? वही आएगा, m - n। m क्या है? अपना 30 है। 30 में से n क्या है? 12 है। 30 में से 12 क्या है? कितना बचा? कितना बचा? 18 बचा। a + 18d, a + 18d। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1 + 18। d की वैल्यू कितनी? 3। तो 1 + क्या आंसर आ गया? यानी कि इस एपी में अंत से जो 12वां पद होगा वो क्या होगा? ये होगा। मतलब स्टार्टिंग से 119 जो 19वां पद है, स्टार्टिंग से जो 19वां पद है वो पीछे से क्या होगा? 12वां पद होगा, और वो पद होगा क्या? 55 नंबर। ठीक है, समझ आएगा अंत से कैसे निकालते हैं? इसको नोट कर लेना। ठीक है, देखिए अब एक लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर जो है एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के तौर पे, या फिर कैसे मान लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि आपके पास एक एपी है। एक एपी क्या है? नेचुरल नंबर, जिस जैसे कि 1। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको फाइंड करना है। वैसे आपको नहीं निकलेगा, लेकिन मैं फिर अगली वीडियो में बताता हूँ। 1 + 2 + 3 + 4 टिक टिक टिक। पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ, उसके बाद दे दूँगा। 1 + 2 ऐसे गया n पद तक। ठीक है, तो देखो ये मेरी एक तरीके से क्या है? एपी है। एपी है, इसको प्लस हटा दो। 1 2 3 4 n तक गया। देखो इसमें पहला पद क्या है मेरा? 1। d की वैल्यू कितनी है? 2 - 1 कर लो, या 4 - 3 कर लो, या कोई भी कर लो। d की वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक है, तो अगर मैं an पद निकालूं तो मेरा क्या आएगा? an पद इसका क्या आएगा? a + n - 1 × d आएगा। ठीक है, an पद d है। a की वैल्यू कितनी है? 1 n - 1 × d। d की वैल्यू कितनी है? 1। तो मतलब क्या हुआ? 1 + n - 1 = 2। मतलब an पद इसका n है। निकल गया, हमें पता है यही n था, an निकाल लिया हमने, तो क्या है? n है। इसके अंदर जो पदों की जो संख्या होती है, इसके अंदर ये तो हमारी एपी है, हमने कर लिया। अगर मैं कहूं कि इनका जो योग होगा, जो सम होगा, मतलब 1 + 2 + वो क्या होगा? 1 + 2 + 3 = n। जब n टर्म दिए हो तो इनका जो सम होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? n + 1/2 होता है। सम की बात हम आगे करेंगे, सम की बात नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से करेंगे, सम होता क्या है।
तो आप इतना याद रखो, प्राकृत संख्याएं अगर n तक जो हो तो उनका जो योग होता है उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, याद रख लेना। ये तो ठीक है, अगर n पद हो तब हमारे पास सम का फॉर्मूला जो है वो होता है n+1/2। लेकिन यदि a+2+3 टिक 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 इंफिनिटी पर जाए, मतलब अनंत तक जाए, तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा, वो सम कितना होगा ये आप निकालना। इसका मैं आंसर बता दूं आपको, इसका जो आंसर होगा वो होगा -1/12। अब आप सोचोगे कि नहीं भी पॉजिटिव नंबर का जो पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्याओं का जो योग होता है वो माइनस में कैसे आ सकता है, इम्पॉसिबल। फिर भी हम इसको पॉसिबल बनाते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।